हेलो बच्चों, आपका जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट चल रहा है उसका जो थर्ड वाला टेस्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स वाला पार्ट है। इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें पार्टिकल्स को अलग अलग लोकेशन पे रखा गया है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये सब कोऑर्डिनेट वगैरह हैं और अपने पास फार्मूला होता है एक्स सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाई और समेशन ऑफ मास। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यहाँ से एक सेगमेंट यहाँ से कट करके इसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करना है। तो इसको आप नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो एंड इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि जो पार्ट रिमूव किया गया है उस पार्ट को वापस ला करके रखा जाए, तो जो पूरा कंप्लीट प्लेट बनेगा सर्कुलर, उसका जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो सेंटर पर होना चाहिए, ओ वाले पॉइंट पर होना चाहिए। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x एज्यूम कर लें और जिसको रिमूव कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा 2r एंड इसको जब कंप्लीट करेंगे पूरे डिस्क को तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा ओरिजिन पर। वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका x कोऑर्डिनेट आना चाहिए, दैट इज़ -r/4। तो O पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ r/4। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड दूसरा पार्टिकल ऑफ मास 2 kg एंड इनको रिलीज किया जा रहा है और फाइनली ये दोनों मूव करके आएंगे सेंटर ऑफ मास वाले कोऑर्डिनेट पर। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो शिफ्ट नहीं करेगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जो भी अप्लाइड है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो 0 है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो जो 1 वाला पार्टिकल है जितना डिस्टेंस चलेगा ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए जितना कि 1 वाले पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। तो ये 1 वाला पार्टिकल चलना चाहिए 2x/3 एंड सेकेंड वाला पार्टिकल चलना चाहिए दैट इज़ x/3। इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 वाले पार्टिकल को यहाँ पर ओरिजिन लोकेशन कंसिडर कर लीजिए। तो 2 × x डिवाइडेड बाई 2 × x प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2 दैट इज़ 3। तो ये डिस्टेंस आएगा और इतना ही फर्स्ट वाले पार्टिकल को चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो जब भी सेंटर ऑफ मास का मोशन एनालाइज करना है, ठीक है, तो हम लोग जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज v सेंटर ऑफ मास इज u सेंटर ऑफ मास प्लस a सेंटर ऑफ मास इंटू t। यहाँ पर u सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो u सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों पार्टिकल का मास इक्वल था और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो u सेंटर ऑफ मास इज 0। a सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास एंड ए सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। फिर t = 4 सेकेंड पर v सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो आपका ये सेकेंड वाला आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है कि एक बोट है और इस पर एक मैन है और ये मैन मूव करेगा, तो बोट का भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज करो कि ये जो बोट है इस पर ये मैन है और मैन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव किया एंड बोट का भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका डिस्प्लेसमेंट, बोट का भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही कंसीडर कर ले रहे हैं। तो जो मैन का डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज x + 10 और जो बोट का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x। हम लोग बोलेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा x सेंटर ऑफ मास इज 0, दैट मीन्स m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर सब डाटा पुट कर दीजिए। जो स्मॉल m मास है वो मैन का है एंड जो कैपिटल M मास है दैट इज मास ऑफ द बोट। तो 50 × x + 10 बिकॉज जो मैन है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है x + 10 एंड जो बोट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज x। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आना चाहिए -1 मीटर। -1 मीटर, इसका मतलब ये है कि जो बोट है इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x डायरेक्शन में नहीं हुआ होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव x डायरेक्शन में हुआ होगा एंड जितने भी डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें चेंज इन मोमेंटम लिख लेंगे दैट इज इम्पल्स। तो ये u स्पीड से पार्टिकल गया एंड u स्पीड से रिटर्न चला है, तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास, और इसमें आना चाहिए 2 टाइम्स m × u, इसमें आना चाहिए 2 टाइम्स m × cos 60 डिग्री एंड रेशियो विल बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर जो रॉकेट है इस पर जो अपथ्रस्ट वाला जो भी फोर्स लगना चाहिए
दैट फोर्स माइनस एम जी, ये अपवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स आएगा और ये बराबर होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो F माइनस एम जी इज मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो फाइनली जो फोर्स आना चाहिए, जो अपथ्रस्ट वाला फोर्स होगा, दैट इज एम जी प्लस ए, और इसमें सब डाटा पुट करेंगे, आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन मैच करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर इसमें इम्पल्स पूछा जा रहा है। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज स्लोप, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज स्लोप। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पॉजिटिव स्लोप है, बाद में नेगेटिव स्लोप है। चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे एंड मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये फर्स्ट वाला आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है और ये ब्रेक कर गया दो डिफरेंट पार्टिकल्स में ऑफ इक्वल मास। तो स्टार्टिंग में ये रेस्ट पर था, इसके पास जो लीनियर मोमेंटम है स्टार्टिंग में दैट इज 0, तो बाद में भी लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए विथ सेम स्पीड, बिकॉज इनका मास इक्वल है। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज मूव विद द सेम स्पीड अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। दोनों पार्टिकल अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर गए तो नेट लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, और नेट लीनियर मोमेंटम नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, बिकॉज 0 था लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो बोला जा रहा है कि वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ मास होता है दैट इज वेक्टर आर इंटू एम समेशन। ठीक है, डिफरेंट जो भी पार्टिकल्स हैं उनका पोजीशन वेक्टर कहाँ पर है, तो पोजीशन वेक्टर इंटू मास, उसका समेशन कर देंगे। जैसे मोमेंट होता है, मोमेंट इज, जैसे हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आर क्रॉस एफ, तो मोमेंट ऑफ मास मतलब आर इंटू एम, और इसका समेशन लिखेंगे। तो सपोज करो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास वाले पोजीशन को ओरिजिन मान लेते हैं, एंड बाकी सभी पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं समेशन ऑफ एम इंटू आर डिवाइडेड बाई और समेशन ऑफ एम। तो आपका जो आर सेंटर ऑफ मास आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, बिकॉज जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है दैट इज एट ओरिजिन। तो समेशन ऑफ एम इंटू आर का जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर आएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास विल बी 0। Second one is a smaller body on the earth surface, center of mass coincide with the center of gravity। तो जो mg फोर्स होता है पूरे नेट फोर्स को जिस पॉइंट पर कंसिडर्ड मान सकते हैं, जिस पॉइंट पर एक्टेड मान सकते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर कोई स्मॉलर बॉडी है तो g का वैल्यू बहुत वेरी नहीं करेगा ना ऑन द अर्थ सरफेस, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। तो किसी भी सिस्टम का मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हम लोग मोमेंटम किसी भी सिस्टम के लिए हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे तो जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा दैट इज 0, इसलिए जो नेट मोमेंटम होना चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास वो आपका 0 आएगा। And fourth option is if no external force act on a system, position of center of mass remain constant। देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं एक्ट कर रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, दैट मीन्स v सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज करेगा एंड मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, और अगर ऐसा दिया रहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है और स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तब सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर रहता और उसका पोजीशन चेंज नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में ये बात नहीं बोला गया है कि जो सेंटर ऑफ मास है स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, इसका होना मस्ट है ताकि पोजीशन ना चेंज करे। ठीक है, तो बस केवल फोर्स एक्सटर्नल 0 होने की वजह से सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि रेस्ट पर हो, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो मूव करता रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपका फोर्थ वाला ये गलत होना चाहिए, बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो सब करेक्ट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला जा रहा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितने काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना चाहिए इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम इज 3m m इंटू 3v 2m इंटू v, तो नेट इनिशियल मोमेंटम इज 5mv, और बाद में भी मोमेंटम नेट मोमेंटम जो होना चाहिए दैट इज 5mv। और इन इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों पार्टिकल साथ में मूव करेंगे, तो बाद का जो भी फाइनल मोमेंटम होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए,
काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है p² डिवाइडेड बाई 2m, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब इतने अमाउंट का लॉस हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला जा रहा है कि एक बुलेट है एंड इसका समथिंग मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और एक वुडन ब्लॉक से टकराता है, और बोला जा रहा है कि बाद में जो बुलेट का वेलोसिटी है दैट इज़ बुलेट जो है वो रेस्ट पर आ जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो रेस्ट पर आने का मतलब ये है कि जो ब्लॉक का वेलोसिटी होगा एंड जो बुलेट का वेलोसिटी होगा, दोनों वेलोसिटी एक जैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये वन ऑफ द टाइप है आपका इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख देंगे। इस स्टार्टिंग में जो भी मास था बुलेट का एंड जो भी इनिशियल वेलोसिटी था, तो मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू द बाद में जो बुलेट का वेलोसिटी एंड जो ब्लॉक का वेलोसिटी है, तो बुलेट का मोमेंटम प्लस ब्लॉक का मोमेंटम। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपका स्पीड इतना आना चाहिए, ठीक है। अब ये बुलेट चला जाएगा एंड जो ब्लॉक है इसके पास वेलोसिटी है, तो ये कुछ मोशन परफॉर्म करेगा एंड फाइनली ये कितने हाइट ऊपर जाएगा उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो इस लोअर वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक इज हाफ mv² प्लस पोटेंशियल इज 0 इक्वल्स टू जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा जो भी जितना भी मैक्सिमम हाइट होना चाहिए वर्टिकल हाइट दैट इज mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी इज 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हाइट का वैल्यू आपका आ जाना चाहिए, दैट इज फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें E का वैल्यू दिया गया दैट इज 1/2 एंड कोलिजन के पहले इस तरीके से मोशन हो रहा है, कोलिजन के बाद सपोज करो इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो E का वैल्यू लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v1 माइनस v2 ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये E का वैल्यू हो गया। एंड एक इक्वेशन लिख लेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका जो v2 का वैल्यू है पता हो जाना चाहिए। तो v2 कैसा आ रहा है, v2 इज माइनस ऑफ v/2, मतलब ये पार्टिकल m वाला पार्टिकल जो है ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, स्पीड विल बी v/2। क्वेश्चन नंबर 14, बिलियर्ड बॉल्स। इसमें जो भी कोलिजन होता है ना, इस कोलिजन को इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसमें मास एंड एक पार्टिकल है और ये कुछ v वेलोसिटी से आ रहा है, दूसरा रेस्ट पर है, इनके बीच में कोलिजन हुआ एंड कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये पार्टिकल आया ये रुक जाएगा और ये पार्टिकल चला जाएगा। ऐसा तब होता है जब हेड ऑन कोलिजन होता है ना, यहाँ पर हो सकता है कि ऑब्लिक कोलिजन हुआ हो। तो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है ये सपोज करो p1 मोमेंटम से चला गया, सेकंड वाला पार्टिकल p2 मोमेंटम से चला गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन एक इक्वेशन होना चाहिए अपने पास, दैट इज p1 प्लस p2 इज p0, फाइनल मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम। दूसरा इक्वेशन होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लिख लेंगे, दिस इज ये बाद का एनर्जी हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, और ये पहले का काइनेटिक एनर्जी हो गया। आप यहाँ से देख सकते हो कि 2m कैंसिल हुआ, p1² प्लस p2² इज p0। ऐसा तभी होता है कि p1 प्लस p2 वेक्टर p1 प्लस p2 इज p0 एंड p1² प्लस p2² इज p0²। इसका मतलब जरूर ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ना, p1 p2 आपस में जरूर परपेंडिकुलर होने चाहिए, कुछ इस तरीके से p1 इज परपेंडिकुलर टू p2, तभी ये रिजल्ट एंड ये रिजल्ट एक साथ होल्ड करेगा। तो जो p2 है, p2 प्लस p1 को पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर लेंगे, p2 प्लस p1 इज p0। अब यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि p0 का जो कॉस कॉम्पोनेंट होगा वो p2 होना चाहिए एंड p0 का जो साइन कॉम्पोनेंट होगा दैट इज p1। तो p0 कॉस 53 डिग्री इज p2 एंड यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, v2 विल बी 18 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इसका वेलोसिटी इज v1, इसका वेलोसिटी इज v2, v1 mv1 साइन थीटा एंड mv2 साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट मोमेंटम आपका 0 होना चाहिए, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इनिशियली मोमेंटम नहीं है। तो एक इक्वेशन मिलेगा y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरा इक्वेशन मिलेगा x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन से। इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, ये बराबर होना चाहिए इनिशियल x डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम है। तो दो इक्वेशन बना एंड थर्ड इक्वेशन होगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो 3 इक्वेशन बनेगा, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
तो बोला जा रहा है कि हेड ऑन कोलिजन विथ अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल विल बी मैक्सिमम इफ द, बोला जा रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, दिस इज पार्टिकल 1 and 2 ऑफ द सेम मास, एक आकर के इससे कोलिजन होता है और बोला जा रहा है कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल है इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस हो, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। तो ऐसा तो होता है इलास्टिक कोलिजन में ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, कि ये पार्टिकल आएगा टकराएगा, मास इक्वल है, ये चला जाएगा एंड ये रेस्ट पर आ जाएगा। तो जरूर यहाँ पर ई का वैल्यू 1 होना चाहिए बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो फर्स्ट जो ए वाला पार्ट है इसका मैच होना चाहिए, दिस इज 1 से, एंड बी 1 kg बॉल, इसमें बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है वर्टिकली, हाइट कितना है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो किसी पार्टिकल को अगर h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो कुछ u स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा एंड फाइनली v स्पीड से वापस चला जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज़ v - 0 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u - 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू द e। अब v का वैल्यू लिख लेंगे √2gh2 एंड u का वैल्यू होना चाहिए √2gh1। तो h2 इज़ 4 सेंटीमीटर कितना बाउंस किया एंड h1 इज़ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आना चाहिए रूट दैट इज़ √4 डिवाइडेड बाई 25, तो 2/5। एंड क्वेश्चन पार्ट सी, द ब्लॉक ए स्टॉप आफ्टर कोलिजन। तो ए वाला जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर आ गया एंड बी वाला ब्लॉक किसी वेलोसिटी से चला जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो जो बी वाला ब्लॉक है ये कुछ v डैश वेलोसिटी से चला गया, ए वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर आ गया। तो बात का मोमेंटम इज ए का मोमेंटम इज 0 एंड बी का मोमेंटम इज 2m इंटू वी डैश, और इनिशियली जो मोमेंटम होना चाहिए दैट इज मास इंटू वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी तो रेस्ट पर है। तो यहाँ से v डैश डिवाइडेड बाई v का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 1/2, और फाइनली क्या हो रहा था कि ए रुक जा रहा था एंड बी चला जा रहा था v डैश से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v डैश एंड इनिशियली बी रेस्ट पर है एंड ए अप्रोच कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v डैश डिवाइडेड बाई v इज दैट इज 1/2। एंड डी पार्ट, एट एंगल 53 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीबाउंड एट एंगल 45 डिग्री। जो डी वाला पार्ट है इसमें कुछ इस तरीके से ना कि एक पार्टिकल आया ग्राउंड से स्ट्राइक किया एंड रीबाउंस किया। तो सपोज करो θ1 एंगल पर आया था और θ2 एंगल पर चला गया, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए दैट इज u sin θ1 एंड इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए रिबाउंस करने के बाद जो वेलोसिटी दैट इज u sin θ2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी इम्पल्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम रहेगा कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एंड वर्टिकल डायरेक्शन होना चाहिए, जितने स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में आया था उसका e टाइम्स उतने से रिबाउंस करेगा। तो आपके पास ये रिलेशन हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। वहाँ पर जो क्वेश्चन में एंगल दिया है वो हॉरिजॉन्टल एंगल दिया है, हॉरिजॉन्टल एंगल दिया दैट इज 53, आपका वर्टिकल एंगल होगा 37 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे e का वैल्यू दैट इज 3/4।